तो अब की बार किसका बंगाल जारी, हमारी खास पेशकश। इस बीच आपको बता दें, देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है भयंकर, कहीं बेड की किल्लत से लोग परेशान हैं और कोरोना के केस भी आज 3 लाख पार करने के आसार हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में आज 6वें चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 4 जिलों में विधानसभा की 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 1 घंटे की वोटिंग अब तक हो चुकी है। और इन 43 सीटों में से 9 सीटें उत्तर दिनाजपुर, 8 पूर्व वर्धमान, 9 नादिया और 17 सीटें नॉर्थ 24 परगना की हैं। 6वें चरण में 27 महिलाओं सहित 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि इलेक्शन एक बड़ी खबर है, लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है देश भर के लिए वो है कोरोना। आपने देखा थोड़ी देर पहले दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK वालिया जी का निधन हो गया है। दिल्ली शोक में है और ऐसे ही तमाम मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए दिल्ली, मुंबई, बंगाल और तमाम राज्यों में कोरोना का क्या है हाल इलेक्शन के साथ साथ, उस पर हमारी पैनी नजर है और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये चिंता की बात है कि किसी भी वक्त 3 लाख का आंकड़ा कोरोना की वजह से, कोरोना के आंकड़े 3 लाख को पार कर सकते हैं। 3 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अस्पतालों का हाल जरा देख लीजिए, जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ी और सरकार को कहना पड़ा चुराइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए। दूसरी तरफ बंगाल में आप देखिए, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। लोकतंत्र का पर्व है, इस जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों से न्यूज़ 24 अपील करता है, प्लीज आप अपनी जान का, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखिए। जान है तो जहान है और इसीलिए ये पहला दायित्व है वोट से पहले कि आप प्रॉपर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइज करें और उसके बाद अपना मतदान करें। और खाने पीने का तो विशेष तौर पर आपको बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर ने कहा है कि इम्यून सिस्टम को आपको इंक्रीज करना है तो डाइट आपको अच्छी लेनी होगी। क्योंकि चारों तरफ से जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसमें एक्टिव केसेस की संख्या, बहुत बड़ी चिंता है ये सभी के लिए। आपको संभलना होगा। तो देखिए, गंभीर स्थिति है और इधर कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। इधर आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो फटकार केंद्र को लगी कि कुछ भी करिए, किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ, क्योंकि दोनों खबरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जान भी बचानी है और इधर मतदान भी हो रहा है। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त हमारे जुड़ चुके हैं। पल्लवी झा दिल्ली से, इसके अलावा संकेत पाठक मुंबई की खबर हम तक पहुंचाएंगे, वहां पर अब क्या स्थिति है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वरुण सिन्हा बंगाल में, जब ये 6ठे फेज का मतदान चल रहा है, वहां की तस्वीर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले पल्लवी, आप ही के पास आते हुए, कोटा तो बढ़ा दिया गया केंद्र की तरफ से, लेकिन ये क्या काफी है दिल्ली के लिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि अब ये वक्त है जब त्रासदी दस्तक दे सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सिचुएशन हर पल बदल रहा है और तस्वीर इतनी भयावह होती जा रही है, जाहिर तौर पर दिल्ली की जो इस वक्त हालात है वो उसी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं और लगातार जो ऑक्सीजन कंपनी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो लगातार राज्यों को पहुंचाइए, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। लेकिन हमने कल देखा कि कुछ अस्पतालों के हालात काफी ज्यादा खराब थे, कुछ घंटों के ही ऑक्सीजन बचे हुए थे। और आज भी कई अस्पतालों से ऐसी खबर आई है, जैसे सेंट स्टीफन से खबर आई है। आपको बता दें, चानन देवी अस्पताल में भी ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है। और इस बार हम लगातार देख भी रहे हैं कि जो पेशेंट्स की भर्ती हो रही है उनमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है और ये वजह है कि सबसे ज्यादा डिमांड हो रहा है ऑक्सीजन का। लेकिन जाहिर तौर पर प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि हर राज्य को जरूरत पड़ रही है और बहुत तेजी से जरूरत पड़ रही है। तो हर जगह आपूर्ति करना किस तरीके से राज्य सरकार पहुंचाएगी, कैसे करेगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखिए, एक यहाँ पर मैं उदाहरण भी देना चाहूंगी कि कल सेंट स्टीफन ने दोपहर के वक्त में जब बात की थी कंपनी फरीदाबाद में है लिंडे कंपनी, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आ रहे हैं लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि हम असमर्थ हैं क्योंकि हमारे फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। तो इस तरीके की कई चुनौतियां हैं जिसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं और इसीलिए राज्य सरकार जो है लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि आप हमें ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पहुंचाइए, वरना लोगों को जो सही समय पर उपचार मिलना चाहिए वो नहीं अभी भी बताइए, दिल्ली में डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर है? पहले दवाई को लेकर थी ही, देखिए डिमांड और सप्लाई में अभी भी भारी कमी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में आप कुछ ही जो है एक तरीके से कहें तो जो एक सीमा है वो बहुत कम हो गई है, ऐसा नहीं है। अभी भी कई ऐसे अस्पताल हैं और जाने माने अस्पताल हैं जहां पर कुछ घंटों के ही ऑक्सीजन बचे हुए हैं और लगातार वो कंपनी से संपर्क में है, लगातार वो राज्य सरकार से भी संपर्क में है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि एक प्रॉपर प्रबंधन हो ताकि तमाम अस्पतालों को सही समय पर जो ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति हो जाए और जो एक कियोस की स्थिति बनी हुई है या कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है वो ना बने। तो ये कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और तमाम कंपनीज को मिलकर करना होगा, क्योंकि स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर आंकड़ों में अब चले जाएं तो कल 78,000 ही टेस्ट हुए, जिसमें से 23,000 मामले हैं। तो आप समझ लीजिए कि आंकड़ा किस तरीके का है, बहुत ज्यादा आंकड़ा है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो सरकार, केंद्र सरकार और तमाम कंपनी जो पार्टनर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि एक कैसे कोऑर्डिनेशन बने और जो स्कार्सिटी है, जो कमी दिखाई पड़ रही है, उसको जल्द से जल्द पूरा करें। स्क्रीन पर नीचे जो खबर चल रही है बता दें, इस वक्त एक और गंभीर खबर आ रही है। सीताराम येचुरी के बेटे का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। अभी अभी ये खबर हमने आपको बताई थी। आज का दिन देखिए, AK बालिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कोरोना के चलते निधन हुआ। आज ही अभी थोड़ी देर पहले खबर आई और अभी ये खबर आ रही है कि सीताराम येचुरी के बेटे, उनका भी कोरोना के चलते निधन हो गया है। यह स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन पल्लवी, जरा ये बताइए, क्योंकि कारण क्या सामने आ रहे हैं? दो अभी ऐसे खबर सामने आ गई, आखिर क्यों बचाया नहीं जा पा रहा? देखिए, एक बार इस बार जो हम देख रहे हैं वायरस को और जिस तरीके का खतरनाक वायरस है और डबल वेरिएंट वायरस की बात की जा रही है, ये इम्यूनिटी ब्रेक कर रहा है। इम्यूनिटी ब्रेक करने का मतलब है कि जिस तरीके से अब पिछले साल हमने देखा कि अगर आपकी अच्छी इम्यूनिटी है और जानकार डॉक्टर लगातार कहते रहे कि अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो कोरोना से बचाव हो पाएगा, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है। माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि ये बहुत दुखद खबर है। सीताराम येचुरी के बेटे का निधन हो गया है और राजीव, इसके लिए मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक और बड़ी और दुखद खबर राजीव। देखिए विपनेश, अभी हम बात कर रहे थे, AK वालिया 72 साल के थे, बहुत सारे लोग कह सकते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, लेकिन सीताराम येचुरी के बेटे की उम्र ही क्या है। और अब आप सोचिए कि कितनी गंभीर है। अब कोरोना देश में ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। सीताराम येचुरी की बेटे की निधन, उनकी आप जानते हैं कि उनकी रिपोर्टर्स में भी देश के हैं जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी वैक्सीन लगवाया था। लेकिन बात यह है कि ये जो पहले तो वैक्सीनेशन के लिए और जो एक्सपर्ट्स की राय जिस तरीके से आ रही है, वैक्सीनेशन जिन लोगों को हुआ है शायद उन पे उतना असर नहीं हो रहा है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं लगवाया, अब 18 साल तक के लोगों को लग रहा है, वो लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में रहें, क्योंकि ये बहुत गंभीर खबर है, बहुत दुखद खबर है, बहुत विषाद वाली खबर है कि हम अपनी, चलो नेक्स्ट जो अपनी से बड़ी जनरेशन के लोगों को खो रहे हैं, तो आपको लिए होगा कि उन्होंने कुछ जिंदगी जी है, लेकिन जिन लोगों ने अभी जिंदगी की शुरुआत की है, अभी 1, 2, 10 कदम चले हैं, उनको भी कोरोना अपनी चपेट में ले लेना, और ये बहुत ही दुखद है। मैं सीताराम येचुरी जो CPM के महासचिव हैं, उनको बहुत लंबे समय से व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। अभी हमारा जो बंगाल में कॉन्क्लेव हुआ था, बंगाल, वेस्ट बंगाल का चुनाव के लिए, सीताराम येचुरी उसमें एक बार ही कहने पर न्यूज़ 24 के पर इंटरव्यू के लिए सहज तैयार हुए थे। इतना जिंदा दिल आदमी। वही बात है जैसे मैं बात कर रहा था AK वालिया की, ऐसे ही सीताराम येचुरी जैसे नेता इस देश में बहुत ही कम है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, वो कम्युनिस्ट नेता हैं, उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट की है। वो JNU के 2 बार प्रेसिडेंट रहने वाले देश के अकेले आदमी हैं। उन्होंने 10th का CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसको टॉप भी किया था, देश के वो टॉपर हैं। उसके बावजूद उन्होंने राजनीति का रास्ता अख्तियार किया। इतने जिंदा दिल, इतने
सादगी वाले आदमी, इतने इंटेलेक्ट वाले आदमी, और कितनी तारीफ करूं मैं। और बताइए उनके घर इस तरह की घटना घटी है, पूरा देश मुझे लगता है स्तब्ध होगा, सबको बहुत दुख होगा। और राजीव, लेकिन जरा ये देखिए राजीव, वाली बात, ये डरावनी खबर इस तरीके से भी है। उनके बेटे की जो मौत की खबर सामने आई है, खुद सीताराम येचुरी ने ठीक 7:59 पर अभी सुबह, और जो लिखा है वो बहुत ये झकझोर कर रख देने वाला है, क्योंकि वो ये लिख ही रहे हैं कि ये बताते हैं कि मुझे ये दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया, आशीष येचुरी को, कोविड-19 की वजह से आज सुबह। लेकिन मैं उन तमाम डॉक्टर्स का, नर्सेस का, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का, सैनिटेशन वर्कर्स का, उन सब का अथाह धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुझे उम्मीद दी और बहुत भले तरीके से बेटे का इलाज किया। ये आप जो कह रहे हैं कि ये कद्दावर न सिर्फ चेहरा बल्कि ये हिम्मत चाहिए शायद ऐसा ट्वीट भी करने के लिए। मैंने आपको बताया, सीताराम येचुरी को आप उनकी विचारधारा से पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन एक शख्सियत के तौर पर, आशा मैंने आपको बताया, सीताराम येचुरी को आप उनकी विचारधारा से पसंद करें ना करें, लेकिन एक शख्सियत के तौर पे, एक इंसान के तौर पर, मैं क्या कहूं, उनके लिए शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। और मुझे बहुत अपार दुख है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को होगा, लेकिन मैं उनको पिछले 20 वर्षों से व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और बहुत स्नेह उनका मेरे लिए रहा है। मैं समझ सकता हूं कि इस समय, लेकिन ये सीताराम येचुरी है जो अपने बेटे के मौत की खबर को ट्विटर पर साझा करते हुए डॉक्टरों का, नर्सों का इस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। बहुत बड़े दिल के, बहुत बड़े आदमी हैं सीताराम येचुरी। भगवान को उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब होने को कोई टाल भी नहीं सकता। आशा, बार बार मैं ये कह रहा हूं न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए, आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि कोरोना इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गया है और ऐसे लोग, खास करके जो महानगरों में रह रहे हैं, वो इन खबरों से डरें भले नहीं, लेकिन डरने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है इस वक्त, लेकिन सबको सब्र से, धैर्य से काम लेने की जरूरत है और इस मुश्किल से हम बाहर निकलेंगे। राजीव, आप एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग भी हैं उनको अपनी जगह पर रहना चाहिए। कर रहे हैं। मैं लौटूंगी राजीव, और वरुण मैं आपके पास आऊं जल्दी से। मैं एक बार मुंबई का रुख कर लेती हूँ। संकेत पाठक वहां से हमारे साथ मौजूद है। संकेत, आपने दिल्ली से देखा बड़ी खबर, AK वालिया जी का निधन, सीताराम येचुरी के बेटे का निधन हो गया है। उधर महाराष्ट्र को लॉक करने की तैयारी है, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, महाराष्ट्र के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कल एक दिन में 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि हर दिन 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। यानी समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र और मुंबई के जो हालात हैं वो कितने गंभीर हैं। वहीं दूसरी तरफ कल हमने खबर दिखाई थी, तमाम जगह ये खबर सामने आई कि किस तरीके से गैस लीक होने के चलते नासिक के एक अस्पताल में 22 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि महाराष्ट्र में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। ब्रेक द चेन नाम दिया गया है और उसी के तहत आज से कुछ और कड़े प्रतिबंध भी महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 2-3 प्रमुख बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी समारोह जो है उसमें सिर्फ 25 लोगों को इजाजत दी गई है और ये कहा गया है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर सारी विधियों को पूरा किया जाए। इसके अलावा जो इंटर स्टेट ट्रेवल है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लगाई गई है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी अगर किसी की होती है तो वही दूसरे जिले में जा सकता है, तो उस पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर सिर्फ 15% लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी। साथ ही साथ जो लोकल ट्रेन और मेट्रो है उसमें आम लोगों को ट्रेवल करने की छूट नहीं होगी। सिर्फ अति आवश्यक सेवा से जुड़े जो लोग हैं उन्हें ही जाने की अनुमति दी गई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके की खबरें महाराष्ट्र और मुंबई और आसपास के जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की खबरें कई जगह से सामने आ रही हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी यहां पर लगातार किल्लत देखी जा रही है। राज्य और केंद्र के बीच लगातार वाद विवाद चल रहा है और एक दूसरे के
ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि लोग खुद इस बारे में ध्यान दें, लोगों को बचाव की खुद जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। सही कहा लेकिन आपने, जब तक लोग संकेत, सचेत कि नहीं लोगों होंगे, को तब खुद तक अपने आप को इस वक्त बचाना पड़ेगा। स्थिति देखिए, सरकारें कहीं ना कहीं हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर 3 लाख एक दिन में केसेस सामने आते हैं, जिसकी आज आशंका जाहिर की गई है, तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है। इधर कंट्रोल डिजीजों को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है, सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल, उनका ये कहना है पूरे भारत में भ्रमण बेहद खतरनाक है। ट्रैवल को लेकर के खास निर्देश जारी किए गए और ये समझ लीजिए इस माहौल में बंगाल चुनाव हो रहा है। इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और बात कोरोना की भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लगातार हमारी मेगा कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।